गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है जेलर। और इस मूवी का सुपर हिट गाना तो आपने देखा ही होगा। इस मूवी के शुरुआत में एक मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो जाती है की जगह नकली मूर्ति को रख दिया जाता है। वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है जहाँ ऑफिसर कहते हैं कि मुझे और इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, इसलिए जो जैसा है वैसा रहने दो। अगर गाँव वालों को पता चला तो यहाँ हंगामा हो जाएगा, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दो। और अब सीन शिफ्ट होता है और वर्मा को दिखाया जाता है। और वर्मा एक ऐसा बंदा होता है जो पुरानी मूर्तियों का रैकेट चलाता है। अब यहाँ 3 आदमियों को दिखाया जाता है जो कि एसिड टैंक के ऊपर लटके हुए थे। उन्होंने एक मूर्ति को बेच दिया था। और यहाँ वर्मा उनसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकते थे, मैं पिछले 40 साल से ये धंधा कर रहा हूँ। वर्मा एक सनकी टाइप का आदमी होता है और उसका जब जो मन में आए वो करता है। वो तीनों आदमियों को एकदम गंदे तरीके से मारता है और एसिड टैंक में डाल देता है। वर्मा के साथ साथ उसका एक पागल दोस्त भी होता है जिसका नाम पांड्या था, वो भी उसके जैसे सनकी होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और मुत्थु की फैमिली को दिखाया जाता है। मुत्थु जिसे जेलर भी कहते हैं, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, बेटा, बहू और एक पोता होता है। और वो अपने पोते के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, वो उसके साथ खेलता है। मुत्तू बहुत शांत स्वभाव का है, उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो अपने पोते के साथ खेल रहा था तभी गेट के पास एक आदमी आता है और वो उसे गन दिखाकर बोलता है कि तेरे बेटे को बहुत समझाया था कि मूर्ति केस में ना पड़े, अब मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि तुझे उठा कर ले जाना है। तभी मुत्तू अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए चुपचाप उनके साथ चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और मुत्तू के बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम करण है और वो एक आईपीएस ऑफिसर होता है। करण एक ढाबे में जाता है जहाँ पर उसे नीलेश मिलता है और नीलेश वर्मा का ही आदमी होता है। नीलेश करण से कहता है कि आपको पता है यहाँ क्यों बुलाया गया है। तब वो उससे कहता है कि मूर्ति का केस आप रहने दो, नहीं तो आपकी फैमिली और आप दोनों गायब हो जाओगे। करण उससे कहता है कि यहाँ मेरी फैमिली कहाँ से आ गई। तब वो उसे बताता है कि उसके पापा को उठा के लाया गया है और वो अपने आदमियों को कॉल लगाने ही वाला था कि उससे पहले मुत्थु का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि सर आपके आदमी तो सो रहे हैं, तो क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। तभी करण उससे कहता है कि तुमने गलती कर दी, मैं शेर हूँ तो वो डायनासोर है और तुमने उनको उठा लिया। और अब करण नीलेश को अरेस्ट कर लेता है और उसे बहुत मारता है। और अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मुत्थु की फैमिली को, जो अपनी फैमिली के साथ बहुत हंसी खुशी से रहता है। सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मुत्थु का बेटा मुत्थु के जैसे ही एक ईमानदार पुलिस वाला होता है। एक्चुअल में मुत्थु एक रिटायर्ड जेलर है और वो अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार था। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके जैसे ही ईमानदार ऑफिसर बने। एक दिन मुत्थु मार्केट से वापस आ रहे थे और उनके सामने पांडु की गाड़ी अचानक से आ जाती है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और सामान नीचे गिर जाता है। तब पांडु उनसे कहता है कि अभी तो तुम बच गए, वरना ठोक देता। एक दिन तेरे पोते ने अपनी बॉल से मेरे रेंट की टैक्सी का कांच तोड़ दिया। जब मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों किया तो वो मुझसे कहता है कि सड़क पर गाड़ी चलाना छोड़ दे और हवा में गाड़ी चला, और ये सब देखकर तुम दूर से हंस रहे थे, तब से मुझे तुमसे खुन्नस है। और अब सीन शिफ्ट होता है और पूर्णिमा को दिखाया जाता है। पूर्णिमा जो कि मुत्थु की वाइफ है, वो मुत्थु से कहती कि करण कल से घर नहीं आया है। और मुत्थु पुलिस स्टेशन में कॉल करके एसीपी करण के बारे में पूछता है और पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि करण सर कल जल्दी घर चले गए थे। और ये सुनकर मुत्थु परेशान हो जाता है और ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। इसके बाद वो उनके सीनियर ऑफिसर से मिलता है और वो कहते हैं कि हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बात इस ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि इससे हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। और इसके बारे में पता करने के लिए वो नीलेश के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि अगर आपको मेरे बेटे के बारे में पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, वो कभी भी आपके काम में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस पर नीलेश कहता है कि लॉकअप में तेरे बेटे ने मुझे बहुत मारा था और अगर मुझे पता भी होगा कि तेरा बेटा कहाँ है तो भी मैं नहीं बताऊंगा। कल मैं चमेली के घर जा रहा हूँ और तुझे पता करना होगा कि तेरा बेटा कहाँ है तो तू वहाँ आ सकता है। और उसके ऊपर हंसने लगता है। अब मुत्थु वापस अपने घर चला जाता है। तभी उसके घर में लेडी कांस्टेबल आती है और वो मुत्थु से कहती है कि हमने सर को बहुत मना किया था मूर्ति केस में इन्वॉल्व होने से, क्योंकि इससे पहले जो भी ऑफिसर्स इस केस में इन्वॉल्व हुए थे सारे मारे जा चुके हैं, तो हो सकता है करण सर भी मारे जा चुके होंगे। और उसकी ये बात सुनकर सारी फैमिली एकदम सहम सी जाती है, सब रोने लग जाते हैं। और पूर्णिमा मुत्थु से कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है और लाइफ में बहुत सारी जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये बात आपने उसे नहीं सिखाई, और अगर सिखाई होती तो आज हमारा बेटा हमारे बीच होता। इसके बाद मुत्थु कुछ सोचने लग जाता है और तैयार होता है, घर से बाहर निकलता है।
तभी उसे रास्ते में पांडु मिलता है और पांडु उसे एक बार फिर से धमकी देता है कि तुझे एक दिन मैं जरूर ठोक दूंगा। तब मुत्थु पांडु से कहता है कि मैं चमेली से मिलने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना होगा तो तुम आ सकते हो। और पांडु चमेली का नाम सुनकर रेडी हो जाता है। अब उधर नीलेश को दिखाया जाता है जिसके पास एक वॉइस नोट आता है कि एसीपी करण को वर्मा ने किडनैप कर लिया है और उसकी वजह से पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है। तब नीलेश कहता है कि ये सब बातें फोन में मत किया कर, मुझे मेरी जान से प्यार है। और नीलेश जब ये सब बातें कर रहा था तो उसके पीछे मुत्थु खड़ा होता है। मुत्थु उसकी सारी बातें सुन चुका था, इसलिए वो नीलेश को जान से मार डालता है और उसकी लाश को बोरे में पैक कर देता है। इसके बाद मुत्थु पांडु से कहता है कि इस बोरे में कचरा भरा हुआ है तो तुम मेरी मदद करो, इसे हमें नदी में बहाना है। इसके बाद दोनों मिलकर उसे नदी में फेंक देते हैं और जब पांडु अपना हाथ देखता है तो उसमें ब्लड लगा हुआ था और वो डर जाता है। इसके बाद मुत्थु उसे सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि अब इसमें तू भी फंस गया है, तुझे मेरा साथ देना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन दिखाया जाता है मुत्थु अपने पोते को स्कूल छोड़ने जा रहा था, पर रास्ते में वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। तभी एक ऑटो वाला चाकू लेकर आता है। वो ऋत्विक के गले में लगने ही वाला था कि मुत्थु उसे बचा लेता है और तभी उसके पास वर्मा का कॉल आता है। वो कहता है कि तुझे क्या लगा, नीलेश को मार के तू बच जाएगा? मैं तेरी पूरी फैमिली के इतने टुकड़े करूंगा कि उसे समेटने में तुझे 10 दिन लग जाएंगे। अब मुत्थु एक बियर बार जाता है जहाँ वही ऑटो वाला भी आ जाता है। इसके बाद दोनों मुत्थु का पीछा करने लगते हैं। इससे पहले वो मुत्थु को मारते मुत्थु उन पर अटैक कर देता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है और साथ में उसके साथी को भी जान से मार डालता है। अब अगले दिन मुत्थु पूर्णिमा से कहता है कि जब से करण गया है मुझे रात में नींद नहीं आती, अच्छा होगा तुम मुझे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो। अब तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर यहाँ अकेले में मुत्थु से बात करता है। मुत्थु कहता है कि सर क्या आप मेरी फैमिली का ध्यान रख सकते हो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक रेंट में रूम चाहिए, मैं अभी जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे कुछ मर्डर करने जाना है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि आप मेरी फैमिली से बस कह देना कि मुत्थु कभी कभी वॉयलेंट हो जाएगा और कभी कभी शांत हो जाएगा, उनको ये लगना चाहिए कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है और गुरु को दिखाया जाता है जो कि वर्मा का ही आदमी होता है। वो अपने एक बंदे से कहता है कि इस गाड़ी का पता करो, ये गाड़ी एसीपी की फैमिली की है और इनका लास्ट लोकेशन पता करो। अब मुत्थु और पांडु दोनों बेंगलोर जा रहे थे, तभी उसके पास पूर्णिमा का कॉल आता है और मुत्थु उसे बताता है कि वो और उसका दोस्त पांडु दोनों बेंगलोर जा रहे हैं। अब दोनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं जहां मुत्थु विक्रम से मिलता है जो कि बेंगलोर का बहुत बड़ा डॉन होता है और जैसे ही वो जेलर को देखता है वो उसे सर कहकर पुकारता है। और यहाँ विक्रम जेलर से कहता है कि सर अगर आप नहीं होते तो मैं आज इस रास्ते पर नहीं होता, आपने मेरी सजा को कम करवाया था। मुत्थु यहाँ उससे उसकी हेल्प मांगता है और बदले में विक्रम अपने कुछ साथियों को उसके साथ भेजता है। मुत्थु थोड़ी देर के बाद एक होटल में जाता है जहाँ पर वो एक आदमी से कहता है कि तुमने वॉइस नोट में कहा था कि एसीपी को किडनैप कर लिया गया है और मैं उस एसीपी का पापा हूँ। तब वो लड़का उसे बताता है कि सर मैं नहीं जानता कि एसीपी करण को कहाँ रखा गया है, पर मुझे मूर्तियों का लोकेशन पता है कि वो किस रास्ते से मूर्तियां लेकर जाते हैं। तभी पांडु उसी रास्ते में फेक मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और हर आते जाते गाड़ियों से कहता है कि आपकी मूर्ति गिर गई है, क्या इनमें से कोई मूर्ति आपकी है? तभी एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और वो कहता है कि हाँ ये मूर्ति हमारी है, तुम इसे पीछे रख दो। और उनका एक आदमी ट्रक को चेन से बांध देता है और मुत्थु चेन को खींचकर ट्रक को पलट देता है। उधर वर्मा डॉक्टर के पास चला जाता है और उसे धमकाकर जेलर की पूरी फैमिली के बारे में पता कर लेता है कि वो लोग कहाँ रुके हुए हैं। तब वर्मा जेलर को वीडियो कॉल करके उसे बताता है कि तेरी फैमिली इस रूम में रुकी हुई है और मैं चाहूँ तो उनके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। वो दरवाजे को लात मारने ही वाला था तभी जेलर उसे मूर्तियां दिखाता है और मैं चाहूँ तो सारे ट्रक की लोकेशन भी बता सकता हूँ। ये देखकर वर्मा दंग रह जाता है क्योंकि उसका करोड़ों का नुकसान हो जाता और जेलर बोलता है कि तू मेरी फैमिली से 10 रुपए भीख में मांगेगा और तू उसका वीडियो मुझे भेजेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जेलर और वर्मा को दिखाया जाता है जो कि सेटलमेंट के लिए आए थे। यहाँ जेलर वर्मा से कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रह, मैंने आज तुझे छोड़ दिया पर हर बार तेरी किस्मत साथ नहीं देगी। इसके बाद वर्मा अपने ट्रक ड्राइवर को एसिड में डुबा रहा था, उसे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए वो अपने लोगों को कॉल करके बोलता है कि आज के आज जेलर की पूरी फैमिली को खत्म कर देना। इसके बाद जब रात में जेलर सो रहा था तो उसे अपने घर के बाहर किसी के चलने की आवाजें आई। वो अपने पोते को बेसमेंट में छुपा देता है और बीबी और बहू को डाइनिंग टेबल में बुलाता है और उनसे कहता है कि मैंने अपने बेटे को अच्छे विचारों से बड़ा किया है, सच्चाई के लिए सर कटाना हो या सर झुकाना मैंने उसे दोनों सिखाया है। तो पूर्णिमा सोचो जब हमारे बेटे में इतनी डेयरिंग है तो उसका बाप कितना डेयरिंग बाज होगा और इस घर में अब जो भी होगा तुम्हें उसे इग्नोर करना
निकालना है। और अब जब गुंडे उसके घर में एक एक करके आते हैं तो जेलर के आदमी उसे मार डालते हैं और अगले दिन उन्हीं का एक आदमी पूरे घर को साफ कर रहा था। और अब सीन शिफ्ट होता है और शेर खान को दिखाया जाता है। वो बम बनाने का काम करता है और अपनी ही जमीन में उसका टेस्ट भी करता है। तभी उसे वर्मा का कॉल आता है। वो शेर खान को कहता है कि तुमने कैसे आदमी भिजवाए थे, सारे के सारे मारे गए। इस पर शेर खान कहता है कि तुमने नहीं बताया था कि आदमियों को जेलर के घर भेजना है, मैं भिजवाता ही नहीं। तब वर्मा कहता है कि अगर तुझसे नहीं हो पाएगा तो तू अभी बोल दे, मैं पंजाब के रफी भाई को कॉल लगाता हूँ। शेर खान कहता है कि कोई मतलब नहीं होगा, वो फोन नहीं उठाएगा। और ऐसा ही होता है, वो वर्मा का कॉल नहीं उठाता। तब शेर खान उसे एक स्टोरी बताता है और स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में। वो बताता है कि एक दिन जेल में बहुत लड़ाई हो रही थी और अचानक से सायरन बजता है। उस टाइम जेलर के आने का टाइम हो चुका था। उनका नाम सुनकर ही कैदी थर थर कांपने लगते थे। वो जेलर नहीं, यमराज थे। वो अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बहुत बुरा करते थे। जब वो जेल के अंदर आए तो सब कैदी शांत हो गए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं और उनकी बात कोई काट दिया तो वो सामने वाले का कान काट देता था। और एक आदमी ने उन्हें MP MLA की धमकी दी तो जेलर ने उसकी कार में बम फोड़ दिया। अब तो देख, तेरे पीछे जेलर आ चुका होगा। और जैसे ही वर्मा पीछे पलटता है वहाँ जेलर खड़ा होता है और जेलर के साथ बहुत सारे गुंडे भी होते हैं। और ये सारे वही गुंडे थे जो जेलर की जेल में थे। जेलर को सभी पहचानते थे। और जैसे ही जेलर वर्मा के पास आता है वो उसे बहुत मारता है और वर्मा उससे कहता है कि सर मुझे एक मौका दीजिए, आप निराश नहीं होंगे। और वर्मा उसे उसके बेटे का वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि अभी भी आपका बेटा जिंदा है और अगर आपने मुझे मार डाला तो आप कभी भी अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाएंगे। जेलर अपने बेटे का वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो वर्मा से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और वर्मा कहता है कि आप बहुत समझदार हो और उससे कहता है कि मुझे छत्रपति शिवाजी का ताज चाहिए, आप मुझे ताज लाकर दे दो और बदले में अपने बेटे को ले जाओ। उसके बाद मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो आप मुझे मार डालोगे। जेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद जेलर अपने दोस्त के पास जाता है और उससे उस ताज की पूरी डिटेल पूछता है। वो बताता है कि मंदिर की ट्रस्टी को ही मंदिर के अंदर जाने की परमिशन होती है और साथ में CM और PM को भी। पांडु मंदिर के ट्रस्टी को जानता था जिसका नाम मोहन है। और यहाँ पर जेलर का फ्रेंड उसे बताता है कि मोहन को फिल्में बनाने का बहुत शौक है और वो अपने आप को हीरो समझता है और खुद के पैसों से ही शूटिंग करता है। इसके बाद जेलर वर्मा को कॉल करता है और उससे कुछ टाइम मांगता है। वर्मा जेलर को टाइम नहीं देता पर वो उससे कहता है कि मेरे 2 आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे जो मुझे तुम्हारा हर पल का अपडेट देते रहेंगे। इसके बाद जेलर प्लान बनाता है। यहाँ उसका एक आदमी कहता है कि मोहन इस लड़की से प्यार करता है और ये लड़की भी हीरोइन बनना चाहती है। मोहन थोड़ा शर्मीला है इसलिए वो उस लड़की को डायरेक्ट गिफ्ट न देकर वो डायरेक्टर के थ्रू देता है, पर डायरेक्टर उस लड़की को अपने नाम से सारे गिफ्ट दे देता है और हीरोइन भी यही समझती है कि डायरेक्टर ने उसे गिफ्ट दिया है। और इसके बाद ही वो सुपर हिट गाना चलता है जो फिलहाल अभी ट्रेंड पर है। वो सभी शूटिंग लोकेशन पर होते हैं। मोहन यहाँ डायरेक्टर को अंगूठी देता है। मोहन डायरेक्टर को अंगूठी देता है हीरोइन को देने के लिए, पर डायरेक्टर यहाँ भी लोचा कर देता है और अपने नाम से हीरोइन को अंगूठी दे देता है। अब जेलर डायरेक्टर को किडनैप कर लेता है। जेलर डायरेक्टर से कहता है कि क्या मैं मोहन को सारी बात बता दूं कि तुम उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हो। डायरेक्टर बहुत डर जाता है और उससे कहता है कि ऐसा मत करना, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। इसके बाद जेलर कहता है कि ठीक है, तुमको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। जेलर उससे कहता है कि तुम्हें मंदिर के अंदर शूटिंग करनी होगी और मोहन की कुछ क्लिप्स लेने होंगे। इसके बाद डायरेक्टर मंदिर के अंदर जाने के लिए मोहन से परमिशन लेता है और मोहन मान जाता है और अब शूटिंग स्टार्ट होती है। वहीं गुरु और पांड्या वर्मा को कॉल करके कहते हैं कि ताज हमारे सामने रखा हुआ है और जेलर बहुत अच्छा प्लान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कि बेसबॉल से किसी को मार रहा था। मैथ्यू भी एक गुंडा होता है। इसके बाद वो जेलर से मिलता है और दोनों आपस में बात करते हैं। मैथ्यू कहता है कि इससे अच्छा तुम्हें वर्मा को मार डालना चाहिए और उसे CCTV फुटेज दिखाता है। जेलर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे अभी मरवा सकता हूँ। जेलर उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि मेरा बेटा अभी भी इसके कब्जे में है, नहीं तो मैं ही इसे मार डालता। और इसके बाद मैथ्यू उससे बहुत सारी हाईटेक गन देता है। उधर डायरेक्टर मोहन को सारी स्क्रिप्ट समझाता है और जेलर
जेलर अपने आदमियों को ट्रेनिंग दे रहा था और अब सीन शिफ्ट होता है, मोहन को दिखाया जाता है। वो मंदिर के जैसे दिखने वाले एक दूसरे रूम में होता है। यहाँ पर मोहन का कुछ फुटेज लिया जाता है और उस फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि मोहन ताज चुरा रहा है और जेलर जाकर ओरिजिनल मंदिर के सीसीटीवी के फुटेज को फेक मंदिर के सीसीटीवी फुटेज के साथ बदल देता है और हाई अथॉरिटी मोहन को उस ताज को चुराते हुए देख लेते हैं। उसके बाद मोहन को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उसे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं और साथ में उससे ये भी कहते हैं कि जब तक इस ताज की टेस्टिंग नहीं हो जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और वो लोग जब ताज को टेस्टिंग के लिए ले जा रहे थे, जेलर उन पर अटैक कर ताज को चुरा लेता है और वर्मा को कॉल करके बताता है कि मैंने ताज भिजवा दिया है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। और अब सीन शिफ्ट होता है और करण को दिखाया जाता है। करण वर्मा से कहता है कि मैं पिछले 4 सालों से इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ और तुमने एक झटके में ही सब कुछ खराब कर दिया। मैंने तो तुमसे सिर्फ 50% मांगा था, तुमने मुझे मना कर दिया और उसके बदले तुमने मेरा किडनैप कर लिया। देखो क्या से क्या हो गया। इसके बाद वर्मा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तेरा बाप इतना सनकी है, मैं अब पैसे देने के लिए रेडी हूँ। और करण कहता है कि अभी रुक जाओ, मैं उनको पहले शांत कर लेता हूँ और मामला दबा देता हूँ और उसके बाद तुम ये देश छोड़कर चले जाना और मुझे पैसे दे देना। वर्मा और करण की सारी रिकॉर्डिंग जेलर घर में बैठकर देख रहा था। जेलर ने ताज में एक कैमरा लगाया था और उसी के थ्रू वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। जेलर को यकीन नहीं होता कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा कर सकता है और अगले दिन करण घर आ जाता है। जेलर कहता है कि तुम अभी सो जाओ। वहीं दूसरी तरफ वर्मा को पता चल जाता है कि ये ताज नकली है और इसके बाद वो गुरु और पांड्या को मार डालता है और वो करण को कॉल करके उसे पैसे ले जाने के लिए कहता है और ये सुनकर करण बहुत खुश हो जाता है। वर्मा उसे अपने अड्डे में बुलाता है और करण जब वहाँ पहुँचता है तो वर्मा उसे बताता है कि ये ताज नकली है, तेरे बाप ने हमें धोखा दिया है और साथ में ये भी बताता है कि यहाँ पर एक कैमरा भी लगा हुआ है और उसने हमारी सारी बातें सुन लिया। वर्मा कहता है कि पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद तेरी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी जेलर वहाँ आ जाता है और वो सबको एक एक करके बहुत मारता है। इसके बाद वर्मा कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी फैमिली को मार सकता हूँ। वो उससे कहता है कि अब तू बता कि तू अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा। तो जेलर उसे कुछ टाइम रुकने के लिए कहता है। तब उधर विक्रम की एंट्री होती है। वो उसके सारे गुंडों को मार डालता है और मैथ्यू उसके मूर्ति के सारे ट्रक को उड़ा देता है और जेलर वर्मा को उसी एसिड के टैंक में डुबा के मार डालता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, तू तो एसीपी है और तेरी इमेज भी बहुत अच्छी बनी है। तो वो कहता है कि पापा मैं लालच में आ गया था और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, हम घर चलते हैं, घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो जेलर कहता है कि ठीक है, अगर तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है तो तू पुलिस को कॉल करके सरेंडर कर दे। ये सुनकर करण को गुस्सा आ जाता है और अपने पापा को कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं एक एसीपी हूँ और मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता है और जिनको पता थी वो सारे मारे गए। वो जेलर के ऊपर गन तान देता है। जेलर अपना चश्मा निकालता है, उसी टाइम उनका एक आदमी करण पर गोली चला देता है। चश्मा निकालना एक इंडिकेशन था और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। इस पूरी मूवी में रजनी सर का कमाल का स्वैग देखने लायक था। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले।